करने जा रही हूँ। मेरी नवीनतम रचना है पुल। वो जैसे दो दुनियाओं को जोड़ने वाला पुल था। स्कूल से निकलते अंधेरा घिर आया है। इंस्पेक्शन था और सब जरूरी कागज भेजने थे। उसके बाद तो प्रभारी प्रिंसिपल कभी नहीं बनना चाहता, क्योंकि जब प्रभारी प्रिंसिपल होता हूँ अक्सर ही कोई नया काम सिर होता है। मुझे शनिवार की शाम निकलना होता है अपने महानगर को, और तब दिल दिमाग उचाट हो जाता है यहाँ के सब कुछ से। और अभी घंटों कार चलानी है। अब मैं इस अंधेरे बियावान में अपनी ही कार की रोशनी में कच्चे टूटे रास्ते पर मध्यम गति से आगे बढ़ रहा हूँ। भील पारदियों का गांव भी पीछे छूट गया है, और अब जबकि राह में इक्का दुक्का आदमी या पालतू मवेशी भी दिखने बंद हो गए हैं, दिल धड़का। सच में निकलने में बड़ी देर हो गई, और इस रास्ते पर कार इससे ज्यादा तेज चलाई भी नहीं जा सकती। सड़क तो पक्की ही है, लेकिन ऐसा घटिया काम करने वाले ठेकेदार के साथ जरूर पूरा तंत्र खड़ा है। इस सुदूर अंचल के नाम इतना पैसा निकलता है राजधानी से कि वहां से यहाँ तक के सरकारी कर्मचारी अमीर हो जाते हैं। आदिवासी वैसा का वैसा रह जाता है। इस बरस जब अंततः मुझे सरकारी शिक्षक की नौकरी मिली तो परिवार निहाल हो गया। नाते रिश्तेदार कहने लगे, पिछले जन्म में हंसों को मोती चुगाए होंगे तो सरकारी नौकरी पाए हो। पहली पोस्टिंग इतनी दूर के आदिवासी टोलों के इलाके में मिली तो भी सभी ने हौसला बंधाया। कुछ दिन कर लो एडजस्ट, फिर ट्रांसफर करवा लेना। यो यहाँ स्कूल के ही एक कमरे में रहता हूँ। एक पुरानी कार खरीद ली है और सप्ताहांत में पहाड़, नदी, जंगल, घाटी के पार 200 किलोमीटर दूर के अपने महानगर घर हो आता हूँ। पहाड़ी रास्ते से कार धीरे धीरे उतारता चला आ रहा हूँ। एक बार नदी के पुल तक पहुंच जाऊं, फिर रास्ता बेहतर है, और जंगल घाटी पार हाईवे पकड़ने के बाद तो पलट कर नहीं देखना पड़ता। इस पहाड़ पर धड़कन हमेशा तेज हो जाती है। मुझे ध्यान है ये कार भी तो सेकेंड हैंड है। तेज चलाने के फेर में कुछ न कुछ टूट फूट हो जाएगी। ड्राइविंग भी ठीक से आती नहीं। कभी सोचता हूँ ड्राइवर रख लूं और हर दिन ही अप डाउन करने लगूं। कम से कम रात को तो अपने घर में होऊंगा, अपने होने वाले बच्चे के पास, अपनी गर्भवती पत्नी के साथ। लेकिन इतना खर्च होगा यही सोचकर रह जाता हूँ। पत्नी संयुक्त परिवार से अब अलग होना चाहती है। पाई पाई बचा रही है इधर नया फ्लैट खरीदने को, और मैं न चाहकर भी न जानकर भी इस पुरानी कार को चला रहा हूँ। अब सामने पुल दिख रहा है और उसके पार वो असीम बरगद जिसकी मोटे धागे जैसी झूलती जड़ में पिछले सोमवार के सवेरे स्कूल लौटते मैं गांठ बांधता गया था। जब से पत्नी को पता चला कि रास्ते में एक पुराना बरगद मिलता है, वो जिद पर लगी रही कि पेड़ की झूलती जड़ में मनोकामना की गांठ बांध दूं। उसका दिल रखने को हामी तो भर दी, लेकिन मैं मानता नहीं ये सब फिजूल अंधविश्वास। आजकल उसकी सब बातें चुपचाप सुन लेता हूँ और कभी कभार मान भी लेता हूँ। यूं जब वो बहुत बार कह चुकी और उस दिन आते समय एक जानलेवा एक्सीडेंट से बाल बाल बच गया, तो बरगद की धागा जड़ में न सिर्फ गांठ बांधी, पुल किनारे बैठकर एक आवेदन भी लिखने लगा। माननीय स्कूल शिक्षा मंत्री, या तो मेरा तबादला मेरे शहर में कर दीजिए, या मुझे इतनी दूर भेज दीजिए कि सप्ताहांत में भी कार चलाकर जाना संभव ना हो। अभी तो मेरी पत्नी न मेरी पोस्टिंग वाली जगह पर रहने को तैयार है, और ना ही मेरे बिना 4-6 दिन से ज्यादा रह सकती है। आवेदन लिखते लिखते ही मन भर आया। अपने होने वाले बच्चे से, अपनी पत्नी से मैं प्यार करता हूँ, और वो चाहती ही कितना है
बस ये ही ना कि मैं अपने महानगर में अपना ट्रांसफर करवा लूं और अपने परिवार के साथ सुख का जीवन जीऊं। जब मैं अस्थायी शिक्षक की नौकरी करता था, संयुक्त परिवार में उसने कितने सुविधाहीन, सम्मानहीन दिन बिताए हैं। तो अब मेरा कर्तव्य है। आवेदन मैंने मोड़ मरोड़ कर पुल से नीचे नदी में फेंक दिया। कागज फेंकते नदी को उड़ती नजर से देखा तो एकदम बंध गया। फिर कैसी मोहनी नदी है, कल कल कर बहती पथरीली जंगली नदी। इस पानी का रंग कैसा पारदर्शी चमकीला है। अमृत का कैसा रंग होता होगा, जरूर ऐसा ही कुछ। मैं सम्मोहन में बंधा न जाने कितनी देर निहारता रहता कि पीछे से किसी ने आवाज दी, ओ बाबू, प्राण दे रहे का? पलट कर देखा तो बकरियां ले जाता एक चरवाहा था। मैं तो बस बहते पानी को देख रहा हूँ, प्राण नहीं दे रहा। न देंगे तो भी ये ले लेगा, बहुतों की ले चुका, अब निकल जाओ अबे ही। वो वहीं खड़ा हो गया, जैसे मेरे जीवन का पहरुआ बनकर। पानी तो जीवन देता है, पानी की नहीं, इस स्थान की बात कर रहे हैं जहां आप खड़े हैं। स्थान। मैं हंसा, फिर कलाई घड़ी पर नजर गई, हड़बड़ाया। दूसरी शिफ्ट शुरू होने से पहले स्कूल पहुंचना ही था। इस पूरे सप्ताह का प्रभारी प्राचार्य था। मैं अपनी कार की तरफ बढ़ गया। वो पीछे से कह रहा था, हम तो हर बरस मुर्गा मुर्गी चढ़ाते हैं और तीसरे साल बकरा, नहीं तो एक गडरिया जिंदा न निकल पाए स्थान से। वो न जाने क्या और कहता होगा। मैं आ गया। अब सोच रहा हूँ कितनी रोचक बातें कर रहा था। ये स्थान और ये स्थान मेरे सामने है। गुप्त अंधेरे में कलकल की आती आवाजें जैसे जिंदा पानी फुसफुसाता है। चांदनी रात होती तो रुककर नदी का सौंदर्य देखता। इस काली अंधेरी रात में तो हाथ को हाथ सुझाई नहीं देता। पत्नी पता नहीं क्या तो बता रही थी कि फोन बंद हो गया। अब वो मेरे इंतजार में होगी। मैं संभल कर कार चलाता हुआ आगे बढ़ा। पुल पार बरगद के नीचे कोई खड़ा है। कौन होगा? कोई। गाड़ी रोकना मुझे किसी तरह उचित नहीं लगा। मैं आगे बढ़ आया हूँ, लेकिन वो साया क्या दौड़कर आगे आ गया है या ये कोई और है? कोई बहुत जरूरतमंद हो सकता है या कोई लुटेरा। पर मेरे पास है क्या जो लूटेगा? ये सेकंड हैंड कार, मेरी शादी की कलाई घड़ी, वक्त वे वक्त बंद पड़ जाने वाला सेल फोन और पर्स के यूं ही खत्म हो जाने वाले 2000 रुपए नहीं, जान मेरी। सुना भी है कि ऐसे इलाकों में शहरी लोगों के साथ लूट होती ही है। मैंने गाड़ी आगे बढ़ाई, लेकिन थोड़ी आगे बढ़ाई और रोक दी। एक शिक्षक है जो भीतर बसता है हमेशा। वंस अ टीचर ऑलवेज अ टीचर। जीविका कब जीवन बन जाती है पता नहीं चलता नौकरी करने वाले को। मैंने अपनी बगल की सीट का सामान उठाकर पिछली सीट पर फेंक दिया। आज स्कूल में जब इंस्पेक्शन को उच्च अधिकारी दल अचानक आ गया था, तो क्लर्क ने प्रिंसिपल कक्ष में रखी कुछ अधूरी फाइलें उठाकर मेरी कार में रखवा दी थी जल्दी में। फाइलों के साथ अटेंडेंस रजिस्टर और कुछ दूसरे दस्तावेज भी चले आए हैं कार में। अब ये रजिस्टर घर में ही छूट जाए तो अगला पूरा सप्ताह खराब होगा। बेकार की परेशानी आन पड़ती है कभी कभी। मैंने सीट खाली कर उसका दरवाजा खोला और उस साये को अंदर आने दिया। उसकी सीट पर बैठते ही मैंने कार आगे बढ़ाई, उसकी ओर कुछ ऐसी बेपरवाही दिखाते हुए मानो किसी को लिफ्ट देना एक अत्यंत साधारण बात है मेरे लिए, ऐसे कठिन अंधेरे में भी। आगे घाटी के मोड़ पर उतार देंगे तो बड़ी मेहरबानी, वो कह रहा है और मैं कनखियों से उसको जांच रहा हूँ। कामकाजी सा दिखता एक आदिवासी जो खासा परिचित जान पड़ता है शहर के जीवन से। इतने अंधेरे में वहां क्या कर रहे थे आप? सहज बात करने को मैंने यूं ही पूछा। इस बियावान में 1 से 2 जन हो जाने के कारण अच्छा महसूस हो रहा है मुझे। मेरे प्रश्न के बदले वो प्रश्न ही लौटाता है, ऐसे परिचित लहजे में
जैसे मुझे रोज के देखने जानने वालों में से हो। आज आपको देर हो गई मास्टर जी। हाँ, आज वो, आप जानते हैं मुझे? कहते कहते सोचने लगा, क्या फिजूल पूछा। स्कूल मास्टरों को छोटी जगहों पर कौन नहीं जानता। उस दिन आपने जिस बच्चे को अस्पताल पहुंचाया वो मेरा बेटा जुगनू था। ओ अच्छा, उसकी कृतज्ञता स्वीकारता मैं उस दिन का घटनाक्रम याद करने लगा। स्कूल से शाम को टहलने निकला तो देखा टोले में लोग एक बच्चे को गर्दन तक मिट्टी और गोबर के ढेर में दबाए थे। वो मेरी कक्षा का विद्यार्थी था। मैंने जाकर मामला पता किया तो जाना कि उसे करंट लग गया था और भोले अशिक्षित आदिवासी उसे मिट्टी गोबर के ढेर में दबाए बैठे थे जब तक कि ओझा गुनिया जैसा कोई व्यक्ति नहीं आ जाता बच्चे का उपचार करने। ऐसे तो ये मर जाएगा, इसे बाहर निकालो तुरंत, मैं गाड़ी लेकर आता हूँ, जल्दी करो। मैंने समूह को ऐसे डांटा जैसे मैं उन सबका शिक्षक हूँ। फटाफट बच्चे को ढेर में से निकालकर कार की पिछली सीट पर लिटाया गया और एक वृद्धा आदिवासी उसके साथ बैठ गई। और कोई नहीं है इसके साथ, बस इसकी आजी है मास्टर जी, बन सखिया बहू। ठीक है। मैंने उन आजी पोते को पहाड़ से नीचे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तक पहुंचा दिया था और बच्चे के सौभाग्य से एक नर्स उपस्थित थी। अन्यथा इस सुदूर अंचल में सरकारी इमारतों में से कर्मचारी ऐसे गायब रहते हैं जैसे गाड़ी में से पहिए नदारत हों। लौटने से पहले उस वृद्धा आजी बनसखिया की हथेली में 200 रुपए भी दबा आया था। स्कूल पहुंचकर चौकीदार से कार धुलवा ली थी जो गोबर और मिट्टी से रच गई थी। किसी को बताने जैसा कुछ था नहीं इस मामले में। बस मैं अपने दिल में सोचता रहा था कि इन लोगों को, इस अंचल को कितनी ज्यादा जरूरत है शिक्षकों की, और आज तो इस बात को मैं भूल भी चुका हूँ। लेकिन अब जब बच्चे का पिता मेरी बगल में बैठा है, मैं उससे पूछ रहा हूँ, आप कहाँ थे तब? वहीं था। मैंने मन में सोचा, हो सकता है ये किसी की मदद लेने गया हो और तब तक मैं आजी पोते को ले निकला, या मुझे मदद करता देख मारे झिझक के सामने ना आया हो। जो भी रहा हो, बहरहाल मैं अब पूछ रहा हूँ, अब कैसा है बच्चा? बचा लिया आपने, उसने हाथ जोड़े। मैं चुपचाप गाड़ी चलाने लगा। दिमाग में वही हर दिन वाला तनाव है, घर पहुंचूंगा तो पत्नी फिर तबादले का राग छेड़ेगी। तबादला आपका हो जाएगा मास्टर जी, मेरे बगल की सीट वाला कह रहा है। क्या गांव में किसी ने कहा कि मैं तबादले की कोशिश कर रहा हूँ? मुझे बुरा भी लग रहा है और अपने आप पर गुस्सा भी आ रहा है। स्कूल के बाद अंधेरी रातों में आग तापते बूढ़े चौकीदार से किस्से कहानियां सुनता रहता हूँ और अपनी बातें भी उसी रौ में कह जाता हूँ। क्यों नहीं मैंने सोचा कि चौकीदार कितना बड़ा गप्पी है, जो भी यहाँ आता है तबादला ही चाहता है। आपका तबादला हो जाएगा। हाँ, कभी ना कभी तो हो ही जाएगा, लेकिन मुझे पक्का विश्वास है कि आज आप घर जाएंगे तो चिट्ठी रखी मिलेगी। उसकी बात पर मैं हंसा। इसके बच्चे की मदद कर दी तो सद्भावना में ये भोला आदिवासी कितनी शुभकामनाएं दे रहा है। होना तो ऐसा ही चाहिए। मैं अपनी 3 सैलरी कहते कहते मैं रह गया। एक शिक्षक होकर ऐसी बात। किन पारिवारिक दबावों में मैंने रिश्वत के रुपए अपने साले के दलाल दोस्त के हाथ पर रखे, मेरा ईश्वर ही जानता है। लेकिन मास्टर जी, वो कह रहा है, जो सब मास्टर जी तबादला करवा के चले जाएंगे तो हमारे बच्चों को पढ़ाएगा कौन? इस प्रश्न का क्या जवाब दूं? जैसे मेरी ही आत्मा के शब्द दोहरा दिए हों बगल वाले ने। मैं जंगल के अंधकार में सड़क पर आंखें गड़ाए चुपचाप गाड़ी चलाने लगा। इस गुप्त लोक में जुगनू चमक रहे हैं और जानवरों की आवाजें आ रही हैं। हवा में जंगली जड़ों औषधियों की वो मादक गंध है जो मुर्दे में जान फूंक दे।
इस आदिम सौंदर्य को महसूस कर सकूं। मेरी उलझी जिंदगी इतना बाहर कहाँ निकलने देती है मुझे, लेकिन ना चाहकर भी मैं हूं तो इस सब का एक हिस्सा ही। अरे, कार के सामने सड़क पर कुछ मुर्दा सा पड़ा दिख रहा है। नहीं, गाड़ी नहीं रोकिए। उसने इतनी ठंडी आवाज में कहा कि रोकते रोकते भी मैंने कार नहीं रोकी, लेकिन एकदम से उत्तेजित हो उठा मैं। क्या कोई एक्सीडेंट था? वो जिंदा होगा? रुकना चाहिए था क्या? मैं पता नहीं क्यों सब कुछ उस अपरिचित साथी से पूछ रहा था। वो कुछ नहीं था, आप चलते रहिए। क्या कोई जानवर था? भ्रम था। मैं एकदम से चुप हो गया। घाटी के मोड़ तक पहुंचते उसने कहा, बस यहीं रोक दीजिए। इतने अंधेरे में यहां कहां जाएंगे? उस गुप्त निर्जन घाटी को मुझे चौकीदार की सुनाई दंत कथाएं याद आ गईं, जिन्हें मैं लोक कथाएं कहकर छोड़ दिया करता हूं। मैं पूछे बिना नहीं रह सका। वो सब और देखता, जैसे मेरे लिए चिंतित किसी अपने की तरह बोला, आप निकल जाइए, एकदम सीधे अपनी राह, रुकिएगा नहीं। मैंने हाईवे पर कार बढ़ा दी, पर सोचता रहा कहां जाएगा वो ऐसे गजब के अंधेरे में। एक शनिवार सहकर्मी आनंदनाथ भी साथ था, तो वह राह भर डरावनी किंवदंतियां सुनाता रहा था। चाय पीने पुल के आगे एक गुमठी पर रुके तो बताने लगा कि यहाँ से प्रेत जाते हैं, आगे उस पाताल घाटी जंगल में जहाँ भूतों का एक गांव है। मैं कहता रहा कि एक कच्चा रास्ता उधर को नजर तो आता है, हाईवे से जरूर कुछ लोग बसे होंगे उस पाताल जंगल में। भूतों को भला रास्तों की क्या जरूरत? लेकिन आनंदनाथ अपनी बात पर इतना दृढ़ था कि मैं बहस बीच में ही छोड़कर आगे बढ़ा। वो कह रहा था कि सिर्फ कच्चा रास्ता उधर को जाता है, कोई गांव कभी किसी ने नहीं देखा उधर, भटक कर लौटे चरवाहों ने भी कभी नहीं। सब कुछ सोच सोच कर मैं तनाव में आ गया था। बड़ी एहतियात से मैं फिर कार चलाता रहा। जब मेरे शहर की रोशनियां दिखने लगी, तब जाकर दिल ने राहत महसूस की और घर पहुंचते पहुंचते पिछला सब उतर गया दिमाग से। ये चिट्ठियां आई हैं, देख लें, मैं खाना लगाती हूँ। पत्नी ने कहा तो मैं उलट पुलट कर देखने लगा और सामने वो सरकारी लिफाफा है जिसे देखकर मैं सांस लेना भूल गया। एकदम सही अंदाजा निकला मेरा। ये तो मेरे तबादले का आदेश पत्र है। मैं सन्नाटे में खड़ा रह गया। कोई इतनी सटीक भविष्यवाणी कैसे कर सकता है? किसी तरह अपने को संभाल रहा हूँ। पत्नी को बताऊं कि नहीं, जुगनू के पिता की कही वो बात याद आ रही है, अगर सभी मास्टर जी तबादला ले लेंगे तो हमारे बच्चों को पढ़ाएगा कौन? मुझे तो खुश होना चाहिए, पर मेरा दिल भारी क्यों है? क्यों मैं ये सोच रहा हूँ कि ये तबादला निरस्त करवा लूं? अरे, आप अभी तक ऐसे ही बैठे हैं, मुंह हाथ धो आइए। पत्नी पानी का गिलास लेकर आई और मैं इस समय उसके सामने न जाने क्यों उपस्थित होने से कतरा रहा हूँ। मैं कार में से सामान निकाल कर लाता हूँ, कहकर बाहर आकर मैं पिछली सीट से लैपटॉप का बैग उठा रहा हूँ कि मेरी दृष्टि फाइलों पर पड़ी है। मैं अटेंडेंस रजिस्टर उठाकर अंदर आ गया। न जाने क्यों मन हुआ कि उस छात्र के पिता का नाम देखूं। क्या तो नाम बता रहा था वो बच्चे का, जुगनू ना? पन्ना पलटता हूँ। तीसरी कक्षा के छात्रों की सूची। ये जुगनू पारधी का नाम। 3 छात्र हैं इस नाम के। ये पहले के पिता स्वर्गीय पर्वत पारधी, ये दूसरे के पिता चीता पारधी, ये तीसरे के पिता का नाम स्वर्गीय मेघराज पारधी। अब मैं सोच रहा हूँ, अगर वो चीता पारधी था तो इतने अंधेरे में उसे पुल से घाटी तक किस काम से जाना था? मुझे कहानी पढ़ने का अवसर दिया। मेरी कहानी आप सभी ने सुनी। इंदौर लेखिका संघ की पूरी टीम को और सभी दर्शकों को बहुत बहुत आभार। नमस्कार।